विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने किया प्रवर समिति का गठन। 1959 संशोधन विधेयक 2024 प्रवर समिति को भेजा प्रस्ताव। 7 विधेयकों को बनाए सदस्य। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सभापति नियुक्त हुए। हरिद्वार जिले की कानून व्यवस्था को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मौन। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर आरपी रतूड़ी ने कहा कि हरीश रावत को मीडिया में छाए रहने की आदत है, ये केवल राजनीतिक नौटंकी है। देहरादून के डीएम ने किया जिला समाज कार्यालय का औचक निरीक्षण। समाज कल्याण विभाग की पेंशन ब्लॉक वार आवेदन की ली जानकारी। आवेदन लंबित रखने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। हरिद्वार जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह की छापेमारी से मचा हड़कंप। कई सरकारी कार्यालयों का किया औचक निरीक्षण। निरीक्षण किए जाने पर कई अधिकारी रहे अनुपस्थित। टिहरी के जिलाधिकारी ने जनता दरबार लगाकर सुनी जन शिकायतें। कई शिकायतों को सीएम हेल्पलाइन और पोर्टल में भेजा गया। डीएम ने कहा जिन विभागों ने समस्याओं का निस्तारण नहीं किया उन पर होगी सख्त कार्रवाई। हल्द्वानी में महिला अपराधों के खिलाफ प्रदर्शन। पूर्व गौरव सैनिक कल्याण समिति ने पीएम मोदी को भेजा ज्ञापन। प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कठोर कानून बनाने की उठाई मांग। 14 अक्टूबर को होगी हल्द्वानी सड़क चौड़ीकरण की सुनवाई। नगर निगम और लोक निर्माण विभाग ने दिए थे अतिक्रमणकारियों को नोटिस। प्रशासन ने 101 नोटिस जारी किए। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लोगों की बड़ी मुहिम। गैर हिंदू और रोहिंग्या मुसलमानों की एंट्री पर बैन। जगह जगह लोगों को जागरूक करने के लिए लगाए गए बोर्ड। 5000 जुर्माने के साथ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी। देहरादून पुलिस को मिली एक और सफलता। फर्जी एमबीबीएस डिग्री धारक को हरियाणा से किया गिरफ्तार। पिछले 3 सालों से फरार था। 5000 का इनामी अनिल कुमार। उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल ने 2021 में थाना रायपुर में दर्ज कराया था मुकदमा। 10 सितंबर को मनाया जाएगा राष्ट्रीय कृषि मुक्ति दिवस। आंगनबाड़ी केंद्रों और सरकारी गैर सरकारी विद्यालयों में बच्चों को एल्बेंडाजोल की दवा दी जाएगी। 6 लाख से अधिक बच्चों को दवा खिलाने का लक्ष्य। नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी और अहम खबर के साथ। विधानसभा अध्यक्ष ने प्रवर समिति का गठन कर दिया है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने दरअसल संशोधन विधेयक 2024 प्रवर समिति को प्रस्ताव भेज दिया है। समिति में 7 विधायकों को सदस्य बनाया गया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को भी सभापति बनाया गया है। तो विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने प्रवर समिति का गठन किया है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 संशोधन विधेयक 2024 प्रवर समिति को प्रस्ताव भेज दिया गया है। प्रवर समिति में 7 विधायकों को सदस्य बनाया गया है, जिसमें विधायक विनोद चमोली, मुन्ना सिंह चौहान, शहजाद खजानदास, ममता राकेश और हरीश भी शामिल हैं। वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को समिति का सभापति नियुक्त किया गया है। और आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 12 सितंबर को हरिद्वार जिले की कानून व्यवस्था को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर आरपी रतूड़ी ने कहा कि हरीश रावत को मीडिया में छाए रहने की एक अच्छी आदत है। हरीश रावत जब मुख्यमंत्री थे तब उस समय उत्तराखंड के तमाम ऐसे मुद्दे थे जिनको उन्होंने नहीं सुलझाया, चाहे वो उत्तराखंड प्रदेश की राजधानी का मामला ही क्यों ना हो। ये केवल हरीश रावत की राजनीतिक नौटंकी है। को निश्चित तौर पर मीडिया में रहने की एक अच्छी आदत है कि किस तरह से रहना है। ये सारे जब मुख्यमंत्री थे तो चाहे वो राजधानी का मामला हो उसे क्यों नहीं सुलझाया, बहुत सारे अन्य मामले थे उन्हें क्यों नहीं सुलझाया जो आप उपवास करना पड़ रहा। ये केवल राजनीतिक नौटंकी है उनकी। वो अपने आप को सोशल मीडिया हो चाहे मीडिया हो
ये छाए रहने के लिए इस तरह का नाटक करते हैं। तो बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं कि हरीश रावत दरअसल मीडिया में छाए रहना चाहते हैं, इसलिए ऐसा बयान देते हैं। बहरहाल राजनीति जोरों पर है। इन सबके बीच अगली खबर के लिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून से अगली खबर है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने जिला समाज कार्यालय का औचक निरीक्षण किया है। जिलाधिकारी सर्वे चौक स्थित जिला समाज कल्याण कार्यालय पहुंचे, जहां इस दौरान जिलाधिकारी ने समाज कल्याण विभाग की दी जा रही पेंशन ब्लॉक वॉर आवेदन की जानकारी दी। जिलाधिकारी ने पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की स्थिति का अवलोकन किया, साथ ही समाज कल्याण विभाग की अन्य योजनाओं के आवेदन की जानकारी और प्रगति जानी। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि किसी भी योजना का आवेदन लंबित न रहे, ये सुनिश्चित कर लें। आवेदन लंबित रहने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही पेंशन संबंधी कोई भी आवेदन 1 सप्ताह से अधिक लंबित ना रहे, ये सुनिश्चित कर लिया जाए। आवेदन में कमियां पाए जाने की सूचना आवेदक को समयबद्ध दी जाए। हमारा एक फोर फ्रंट पे जो सोशल सर्विस प्रोवाइड करता है उसका एक फ्रंट रनर डिपार्टमेंट है। उसमें हमारी पेंशन्स और लोन्स पर्टिकुलरली वीकर सेक्शंस के लिए दिए जाते हैं। सो पर्पस यही था कि ब्लॉक की जो नर्व्स हैं वो यहाँ से डिटेक्ट की जा सकती हैं। भले ही सिस्टम ऑनलाइन हो गया है, लेकिन ऑनलाइन में भी हमें ये चेक करना पड़ता है कि पेंडेंसी कितने दिनों से है। तो इनके तीनों पेंशन्स में 15 दिन की 18 दिन की पेंडेंसी पाई गई है, जो कि इनको वार्न किया गया है कि नेक्स्ट टाइम से मुझे 1 हफ्ते से ज़्यादा किसी भी पेंशन स्कीम में पेंडेंसी नहीं चाहिए। सेकेंडली, जो हमारा लोन सेक्शन है बहुउद्देशीय वित्त निगम, उसमें इनका रिकॉर्ड कीपिंग ठीक नहीं पाया गया था, उसके लिए भी इनको वार्निंग दे दी गई है। इधर हरिद्वार के जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह ने हरिद्वार के कई सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। अधिकारियों में जिससे हड़कंप मच गया। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि सभी अधिकारी अपने कार्यालय में समय से उपस्थित रहें, ताकि जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके। जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि अनुपस्थित पाए गए अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल जिलाधिकारी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय और जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्य शिक्षा अधिकारी के गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी दर्शन सिंह, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी अशोक वैद्य, प्रधान सहायक दीपक सैनी और ड्राइवर मनवर सिंह नेगी अनुपस्थित मिले। इसके अलावा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी महेश मैथानी भी गैर हाजिर पाए गए। इसके बाद जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय का निरीक्षण किया, जहां जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी मीरा रावत और डाटा एंट्री ऑपरेटर गौरव उप्रेती अनुपस्थित थे। जिलाधिकारी ने साफ किया कि अनुशासनहीनता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अनुपस्थित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मेरा ये दृढ़ मानना है कि अधिकारियों को जो समय नियत है, समय से कार्यालय में आना चाहिए और समय से ही जो है कार्य संपन्न करने चाहिए। अगर अधिकारी समय से कार्यालय नहीं पहुंचेंगे तो उनका स्टाफ भी समय से नहीं पहुंचेगा। अगर स्टाफ समय से नहीं पहुंचेगा तो निश्चित तौर पे आम जनता को दिक्कत होगी। वो लोग आएंगे और कोई अधिकारी बैठा नहीं होगा तो उन्हें समस्या होगी। इसलिए मेरा मानना ये है कि सभी को समय से कार्यालय पहुंचना चाहिए और अपने अधीनस्थ अधिकारियों कर्मचारियों पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। इसी उद्देश्य से मैं आज 2-3 कार्यालयों में गया था और उसमें 2 अधिकारी अनुपस्थित भी मिले हैं। मैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहा हूँ और जो उनके अधीनस्थ अनुपस्थित थे उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए उनको लिख रहे हैं। निश्चित तौर पर तो शुरुआत है। अभी हमारा मानना यह है कि सबसे पहले अधिकारी स्वयं ठीक रहे। अधिकारी जब खुद समय से पहुंचेगा तब दूसरों को टोक पाएगा। इधर टिहरी के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने भी जनता दरबार लगाकर लोगों की शिकायतें सुनी, कई शिकायतों का निस्तारण भी किया। उन्होंने कहा कि शिकायतों को हम सीएम हेल्पलाइन में भेजते हैं, जिसका अच्छा रिस्पॉन्स है। काफी शिकायतें कम हो गई हैं। इसके साथ ही शिकायतों को सीएम पोर्टल पर भी
अपलोड किया जाता है। डीएम ने कहा कि कुछ विभागों द्वारा लापरवाही की गई है, इसके लिए अगले हफ्ते अलग से बैठक करेंगे। विभागों को 1 हफ्ते का समय दिया जाएगा। जिन विभागों ने समस्याओं का निस्तारण नहीं किया है उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डीएम ने कहा कि संबंधित विभाग को सख्त हिदायत दी गई है कि जो शिकायत जन सुनवाई में आती है उनको सीरियस लेकर उनका निस्तारण करें। हम लोग और उसके अलावा जो पिछली जन सुनवाइयाँ हुई हैं प्रत्येक सोमवार को उनकी भी रिव्यू करते हैं। तो उसमें सीएम हेल्पलाइन में हमने जो रिव्यू किया उसमें काफ़ी अच्छा लोगों ने अभी परफॉर्मेंस किया है और जो शिकायतों का जो संख्या है पेंडिंग की वो काफ़ी कम हो गई है। लेकिन उसमें भी अभी और हमने कहा कि और बेटर इम्प्रूव करें। लेकिन इसके अतिरिक्त जो सीएम जन सुनवाई पोर्टल है जिसमें जन सुनवाई में जो शिकायतें आती है उसको हम लोग अपलोड करते हैं, उसमें कुछ डिपार्टमेंट्स के द्वारा लापरवाही की गई थी जिसको अभी हमने एक अलग से उनके लिए बैठक करेंगे अगले सप्ताह। और उसमें फिर लोगों को अभी हमने 1 सप्ताह का टाइम दिया है। 1 सप्ताह बाद भी अगर किसी ने परफॉर्मेंस ठीक से नहीं करी तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। और सभी को सख्त हिदायत दी गई है कि जो भी एप्लीकेशन हमारी जन सुनवाई में आती है उसको सीरियसली कंसिडर करें और 15 दिन के अंतर अंतर उसको निस्तारित करें। भिवानी में महिला अपराधों के खिलाफ लगातार प्रदर्शन बढ़ रहे हैं। पूर्व गौरव सैनिक कल्याण समिति ने प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पूर्व सैनिकों के परिवारजनों ने कहा कि रोजाना महिलाओं से संबंधित अपराध बढ़ रहे हैं। बहु बेटियों के साथ छेड़खानी से लेकर दुराचार की घटनाएं आम हो चुकी हैं और अब ऐसे में लोगों में भय का माहौल है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने उप जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए कठोर कानून बनाने की मांग की है। ये हम लोग यहाँ पर सब लोग भूतपूर्व सैनिक संगठन हल्दीचौर से आए हैं और इसमें तमाम इस क्षेत्र के हमारे पूर्व सैनिक सभी जुड़े हुए हैं और जितनी भी हमारी पूर्व सैनिकों की विडोज हैं, जो लेडीज़ हैं, वो भी यहाँ पे जुड़ी हुई है। तो हम लोग सब पिछले लगभग 1-2 महीने से हम लोग देख रहे हैं, आप सब देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में बहुत ही ज़्यादा अराजकतापूर्ण वातावरण हो चुका है, खासतौर पर महिलाओं के प्रति। हम लोग डेली देखते हैं पेपर्स में भी, टीवी पे भी, कि कहीं बंगाल से लेकर बिहार, उड़ीसा और राजस्थान, पूरे हिंदुस्तान में, कलकत्ता मीन्स बंगाल, पूरे हिंदुस्तान में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। मैं भी मेरे परिवार की महिला भी अगर कहीं बाहर से आए तो मैं ये कहता हूँ अकेले मत आना, माहौल बहुत ख़राब है। तो इस तरह का माहौल डे बाय डे हम डेली पेपरों में जो है आप देख रहे हैं महिलाओं के प्रति किस प्रकार व्यवहार, कई उनके प्रति उनके साथ छेड़छाड़ी, नाबालिगों के साथ छेड़छाड़ी, बालिकों का जो है शोषण हो रहा है, महिलाओं का शोषण हो रहा है, उनका बलात्कार किया जा रहा है, सामूहिक बलात्कार किया जा रहा है इवन। तो महिलाएं कहीं भी आज हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं है। उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए हम लोग सब लोग यहाँ पर आए हैं। हमारी मांग है कि महिलाओं की सुरक्षा की जाए और उनको उत्पीड़न से मुक्त किया जाए। अली गली में इधर उधर ये चोरी छिपे हमारे साथ दुर्व्यवहार होता है, उसके लिए हमारी सुरक्षा की जाए। किससे मांग करनी है? आप तो सैनिक परिवार से हैं? हम सैनिक परिवार से हैं। हाँ। क्या सरकार से क्या मांग करते हैं? तो सरकार से मांग करते हैं कि हमारी मदद करें, हमें सुरक्षित, जैसे हमें सुरक्षा मिले वो हमारी करें, हमारी बहू बेटियों को सुरक्षित रहे। हाँ, हमारी बेटियां असुरक्षित है, घर से बाहर निकलने में डरती हैं, अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं, कई चीज, हर चीज का डर है। हम मतलब आदमी होके भी हम सब जगह, हर जगह आदमी की जगह औरत की जगह चल रहे हैं। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। इधर हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण के मामले में प्रशासन ने मंगल पड़ाव से ओके होटल तक अतिक्रमण हटाने के लिए 101 नोटिस जारी किए हैं। इस पर उच्च न्यायालय ने 14 अक्टूबर तक अगली तारीख तय करते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। प्रशासन का कहना है कि वो सड़क चौड़ीकरण की प्रक्रिया के तहत कार्रवाई कर रहे हैं और न्यायालय के आदेश के अनुसार ही भविष्य में निर्णय लिया जाएगा। दरअसल उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी शहर में मंगल पड़ाव से रोडवेज बस स्टेशन तक रोड का सुंदरीकरण करने के साथ साथ सड़क चौड़ीकरण के मामले में नगर निगम और लोक निर्माण विभाग की तरफ से अतिक्रमणकारियों को दिए गए नोटिस पर सुनवाई की, जिसमें कोर्ट ने जिला प्रशासन और नगर निगम से कहा कि सड़क चौड़ीकरण के जद में आ रहे प्रत्येक भवन स्वामियों और किराएदारों के मामले में अलग अलग शपथ पत्र पेश किया जाए, क्योंकि इसमें कई मालिक और कई किराएदार हैं। तब तक के लिए कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 अक्टूबर की तारीख तय की गई है। एक फैक्ट ये भी है
कि ये प्रचारित किया जाता है कि 101 लोग पूर्ण रूप से ध्वस्त होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें मात्र नगर निगम के जो 8 से 9 शॉपकीपर्स हैं जिनको पूर्ण रूप से इसमें प्रभावित होने हैं। इसके अलावा जो निजी संपत्ति में कुछ लोग हैं, उसमें से 4 संपत्ति ऐसी हैं जिसमें स्वयं उनके द्वारा व्यापार किया जाता है, और अन्य 4 से 5 ऐसे दुकानदार हैं जो अन्य लोगों के किराएदार के रूप में काम कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये 20 के आसपास संख्या है जिनको पूर्ण रूप से इसमें प्रभावित हो रहे हैं। बाकी जितनी भी संपत्तियां हैं उसका 12 मीटर की परिधि में आंशिक भाग इसमें आ रहा है। बाकी जो हमारे लोक निर्माण विभाग के जो अभिलेख हैं उसके अनुसार इस सड़क का जो ROW है वो 30 मीटर का है। मध्य बिंदु से 15 मीटर तक का ROW लोक निर्माण विभाग द्वारा बताया गया। ये चीज़ जब इनसे चर्चा हुई तो लोगों ने जब नहीं माना बस, तो फिर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट फाइनल की, उसमें भी इधर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लोगों ने बड़ा अभियान चला दिया है। बड़ी मुहिम के तहत गैर हिंदू और रोहिंग्या मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। जगह जगह इसे लेकर इलाके में लोगों ने बड़े बड़े बोर्ड्स लगाए हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए ये बोर्ड लगाए गए हैं। 5000 जुर्माने के साथ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। चेतावनी दी जा रही है कि जो गैर हिंदू हैं, जो रोहिंग्या है, खासतौर से ये घुसपैठियों के लिए लगाई गई चेतावनी है कि अगर इन्होंने इस इलाके को अपने जद में लेने का प्रयास किया तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी। लोगों को इसके लिए जागरूक भी किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग में ये बड़ा अभियान खुद जनता ही चला रही है और इस बड़े अभियान के तहत गैर हिंदू और रोहिंग्या मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। जगह जगह इलाके के लोगों ने ये बोर्ड लगाया हुआ है। इस बोर्ड में साफ साफ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गैर हिंदू और रोहिंग्या मुसलमान यहाँ वर्जित है और इस बोर्ड के माध्यम से लोगों को घुसपैठियों से सतर्क रहने के लिए जागरूक किया जा रहा है। और इधर गढ़वाल राइफल की 14वीं बटालियन का 49वां स्थापना दिवस राजधानी देहरादून में धूमधाम के साथ मनाया गया। प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शिरकत करते नजर आए हैं। देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर बलिदानियों को मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई और वीर नारियों और वीरता पदक प्राप्त पूर्व सैनिकों को सम्मानित भी किया गया। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सैनिकों के सम्मान के लिए उत्तराखंड में सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी की परिकल्पना के अनुरूप सैन्य धाम का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसका शीघ्र ही लोकार्पण किया जाएगा। प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने बटालियन के पूर्व सैनिक को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 14वीं बटालियन गढ़वाल राइफल्स में उनको सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ था। उन्होंने कहा कि आज मैं जहां पर भी हूं उसके पीछे मेरी सैनिक पृष्ठभूमि ही है। उन्होंने आगे कहा कि अपनी पलटन में बिताए गए पलों को उन्होंने याद किया। गढ़वाल राइफल वीरता की मिसाल है, ये कहा गणेश जोशी ने। इधर दून पुस्तकालय प्रेक्षागृह में उत्तराखंडी सिनेमा दिशा, दशा और भविष्य, समस्या और समाधान विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में जुड़े प्रदेश के वरिष्ठ फिल्म निर्माता, निर्देशक, तकनीशियन, वरिष्ठ कलाकार और समीक्षकों ने बहुत तथ्यात्मक ढंग से 42 साल के उत्तराखंडी सिनेमा के अविकसित व्यावसायिक पक्ष पर विस्तार पूर्वक अपने तर्क रखे, जिसमें कहा गया कि आर्थिक आमदनी के बिना उत्तराखंडी सिनेमा उद्योग का विकास संभव नहीं है। प्रादेशिक फिल्मों में जब तक रीजनल कंटेंट, एडवांस टेक्नोलॉजी और प्रोफेशनलिज्म नहीं आएगा, तब तक उन फिल्मों को देखने दर्शक हॉल में नहीं जाएंगे। इस अवसर पर ग्राफिक एरा के छात्रों ने उत्तराखंडी फिल्म उद्योग पर बनाई गई एक शॉर्ट फिल्म भी दिखाई, जिसकी खूब सराहना हुई और फिल्म निर्माण करने वाले बच्चों को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर सेमिनार के मुख्य अतिथि उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के नोडल अधिकारी और संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर नितिन उपाध्याय ने कहा कि फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने फिल्म नीति 2024 लागू की है, जिसकी देश भर के फिल्म निर्माता और निर्देशक सराहना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनेक फिल्म निर्माता अपनी फिल्मों की शूटिंग उत्तराखंड में कर रहे हैं, जबकि उत्तराखंड की भाषा बोली के फिल्म निर्माण में बहुत तेजी से आई है। उत्तराखंड की गढ़वाली, कुमाऊनी और
जौनसारी भाषा की फिल्मों को 50% अनुदान, जो अधिकतम 2 करोड़ रुपए की धनराशि दी जा रही है, इससे बड़ी संख्या में स्थानीय फिल्म निर्माता फिल्में बना रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि फिल्म विकास परिषद ने फिल्म रिसोर्स डायरेक्टरी तैयार की है। मुख्य अतिथि नितिन उपाध्याय का शॉल उड़ाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम के संयोजक प्रदीप भंडारी ने फिल्म इंडस्ट्री की ओर से नितिन उपाध्याय को 3 सूत्रीय मांग पत्र भी सौंपा, जिसमें फिल्म अवार्ड शीघ्र प्रदान करने, फिल्म सिटी योजना को क्रियान्वित करने और फिल्म कलाकार कल्याण कोष भी फिल्म नीति में जोड़ने की मांग की गई। सेमिनार में सभी वक्ताओं की एक राय साफ उभर कर सामने आई कि फिल्म निर्माताओं के योगदान और सरकार के सकारात्मक रुख से आज प्रदेश में आंचलिक फिल्म निर्माण का बेहतरीन वातावरण तैयार हुआ है। इस सेमिनार में फिल्म निदेशक प्रदीप भंडारी, सुदर्शन शाह, गोपाल थापा समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे चलते हैं बड़ी खबर की तरफ। ब्रेकिंग न्यूज की बता रही है कि रुद्रप्रयाग में कई हिंदू संगठनों का प्रदर्शन हो रहा है। रुद्रप्रयाग में गैर हिंदू और रोहिंग्या मुसलमानों की एंट्री पर बैन, पहले पोस्टर लगाए गए थे और लोगों को जागरूक किया जा रहा था, अब इसे लेकर प्रदर्शन हो रहा है। सड़क पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता उतर आए हैं। हिंदू संगठनों ने इसके लिए बड़ी जागरूकता रैली निकाली है। ये बड़ी खबर आ रही है। रुद्रप्रयाग में बढ़ते घुसपैठियों पर बड़ा प्रहार किया जा रहा है हिंदू संगठनों की तरफ से। गैर हिंदू और रोहिंग्या मुसलमानों की एंट्री पर बैन होना चाहिए, इसे लेकर बाकायदा पोस्टर्स लगाए गए, साइन बोर्ड लगाए गए और अब सड़क पर उतरकर हिंदू संगठनों के लोगों ने लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उठा लिया है। जागरूकता रैली निकाली गई है, जिसमें रुद्रप्रयाग में गैर हिंदू और रोहिंग्या मुसलमान यानी घुसपैठियों पर बैन की अपील की गई है और लोगों को इस बाबत जागरूक किया जा रहा है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता खास तौर से लोगों को जागरूकता रैली के माध्यम से जागरूक करते हुए नजर आए हैं। इधर देहरादून पुलिस को मिली एक और सफलता, जिसमें फर्जी एमबीबीएस डिग्री धारक को हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है। पिछले 3 सालों से फरार 5000 का इनामी अनिल फर्जी डिग्री से राजकीय चिकित्सालय में नौकरी कर रहा था। उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल ने इसे लेकर मुकदमा दर्ज कराया गया। वर्ष 2021 में थाना रायपुर में दर्ज हुआ था ये मुकदमा। इस मुकदमे के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था, लेकिन पुलिस ने पहले कोर्ट से कार्रवाई की थी, संपत्ति कुर्क भी कर दी गई थी आरोपी की। अब जो बड़ी खबर आ रही है, देहरादून पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल ने जो मुकदमा दर्ज कराया था, जो मेन आरोपी था, वो पुलिस की गिरफ्त में है। रायपुर में 2021 में रायपुर थाने में ये दर्ज हुआ था मुकदमे के बाद से ही यह आरोपी फरार चल रहा था, जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि देहरादून पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ठगी कर रहा था ये आदमी, मुकदमा भी चल रहा था इस व्यक्ति पर। पहले कोर्ट के माध्यम से जो कार्रवाई हुई थी, इसकी संपत्ति कुर्क कर ली गई थी और अब देहरादून पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। ये उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल में ये मुकदमा दर्ज कराया गया था। लगातार मुकदमा दर्ज करने के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था, लेकिन अब देहरादून पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है और देहरादून पुलिस के लिए ये बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। देहरादून पुलिस की तरफ से की गई ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। देहरादून पुलिस के लिए ये बड़ी सफलता मानी जा रही है। काउंसिल में, दरअसल उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल में ये मुकदमा दर्ज कराया गया था। फर्जी नौकरी ये कर रहा था, दरअसल फर्जी डिग्री के माध्यम से राजकीय चिकित्सालय में नौकरी कर रहा था। 5000 का ये इनामी है अनिल, जो कि फर्जी डिग्री के माध्यम से राजकीय चिकित्सालय में नौकरी कर रहा था। 3 सालों से ये फरार चल रहा था, लेकिन अब ये पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है।
और आइए, क्योंकि हिमालय दिवस मनाया जा रहा है और इस उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी महत्वपूर्ण संबोधन उनकी तरफ से दिया गया है। क्या कुछ वो कह रहे हैं, आइए सीधे चलते हैं। तो यहाँ पर उपस्थित सभी हमारी मातृशक्ति, सभी पत्रकार मित्र, हमारे छायाकार बंधु, मैं सबसे पहले तो आज इस अवसर पर आप सभी का ये मुख्य सेवक सदन है, इसमें बहुत लोग पहले भी आए होंगे, क्योंकि अधिकांश लोग हमने जो बोधिसत्व विचारों की श्रृंखला के अनेक कार्यक्रम किए, लगभग 1.5 दर्जन नहीं, लगभग 2 दर्जन से भी ज़्यादा, और उसमें पार्ट 1, पार्ट 2 इस प्रकार से भी हमने उसका आयोजन किया। उसमें बहुत सारे लोग, आप सब लोग सम्मिलित रहे हैं, आप सबका बड़ा योगदान उसमें रहा है, और बहुत लोग आज पहली बार यहाँ आए होंगे। जो लोग पहले आए हैं उनका भी स्वागत है, और जो पहली बार आए हैं उनका मैं बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत अभिनंदन करता हूँ कि आप सब यहाँ आए हैं। और आप सभी को ये जो सुंदर आयोजन हुआ है, इस सुंदर आयोजन के लिए मैं सभी को हिमालय दिवस की बहुत बधाई देता हूँ। और इस अवसर पर विशेष रूप से जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन हिमालय के सरोकारों के लिए लगाया, आदरणीय अनिल प्रकाश जोशी जी, आदरणीय किशोर उपाध्याय जी, आप सबको, और कल्याण सिंह रावत जी समेत जो भी लोग आज हिमालय के संरक्षण के लिए, उसके संवर्धन के लिए काम कर रहे हैं, उन सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोग एक बहुत ही नेक कार्य के लिए लगे हुए हैं। और ये नेक कार्य केवल आज के लिए नहीं है। कई बार जब हम सोचते हैं, इस बार हम लोगों ने जब वृक्षारोपण का कार्यक्रम शुरू कर रहे थे, और सारा एक हम लोगों ने रिजुनेशन का एक बोर्ड यहाँ पर बनाया है। हमारे पुराने नौले, धारे और ऐसे स्रोत, गधेरे जो सूख गए हैं या विलुप्त होते जा रहे हैं, उन सबको फिर से हम रिचार्ज कैसे करें। तो उसके शुरुआती कार्यक्रम में हम लोगों ने सोंग नदी पर डोईवाला क्षेत्र में एक कार्यक्रम किया था, और उस कार्यक्रम में ऐसे ही मेरे मन में अनायासी बात आई, वहीं पर कार्यक्रम में बैठे बैठे। तो हिमालय दिवस के अवसर पर आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।